नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे इजराइल हमास संघर्ष के ताजा हालात की, भारत मालदीव के बीच हुए विवाद की, भारतीय नौसेना के शौर्य की, रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों को अब तक हुए नुकसान की और उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल हमास संघर्ष थमवाने के लिए कई देश प्रयास कर रहे हैं, क्या उन्हें सफलता मिल सकती है? जिस तरह इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है, उससे क्या इस युद्ध का विस्तार होता हुआ नजर आ रहा है? नीरज जी, देखिए, जहाँ तक इजराइल हमास का है, 83 दिन तकरीबन, आप देखिए तीसरा अगर आप से चलें तो 3 महीने होने वाले हैं और अभी भी कुछ क्लियर वहाँ से इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं। ये भी नहीं हो रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा हमास और इजराइल फ़ौज के बीच ज़मीनी लड़ाई चल रही है। जितने भी लड़ाई जो भी चल रही है वो एयर अटैक्स हैं, मिसाइल अटैक्स हैं, आर्टिलरी है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर आई है, जो इजराइल ने इतना प्रेशर पड़ा है उनके ऊपर कि जान माल का, सिविल जो है उन लोगों का जान माल का नुकसान बहुत हो रहा है। इजराइल का कहना है कि उसमें हमास वाले, क्योंकि कोई फ़ौज है नहीं, हमास मिक्स है, इसलिए उनको नहीं पता लग रहा है कौन है, लेकिन वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं और इस इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए अमेरिका उनकी काफ़ी मदद कर रहा है। यहाँ तक कि मैक्सटर सैटेलाइट और ये सारी चीज़ें लगा दी गई हैं जो उनके यहाँ काम कर रही हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो उसमें बाधा आ रही है वो है कि शुरू में इजराइल ने ही नॉर्थ गाजा जब वो क्लियर कर रहे थे, उन्होंने लोगों को बोला था साउथ में जाने के लिए। अब वो खुद जो है हमास को ढूंढते हुए पहुंच गए हैं साउथ गाजा में, खान यूनिस के इलाके में, तो काफ़ी वहाँ फ़र्क पड़ रहा है। वेस्ट बैंक में भी इनकी कार्रवाई चल रही है। तो ये जो चीज़ है जो जिसकी वजह से सिविलियंस अभी भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। हमास का तो पता नहीं लग रहा है कि कितने हमास फाइटर्स मारे गए हैं या मारे जा रहे हैं। हमास ने ज़रूर कुछ दिन पहले ब्यौरा दिया था कि उसने पिछले ही कुछ दिनों में तकरीबन इनके 30 से ज़्यादा टैंक नष्ट किए हैं और 180 जवान मारे हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई इंडिपेंडेंट। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ माहौल विद इन अमेरिका और बाहर बन रहा है, 2 कारणों से। एक, पूरी दुनिया में कि यहाँ जो है सिविलियन जान माल की ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। यूएनओस ने हमेशा बोला है कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी कभी हुई नहीं, बहुत बड़ी हो रही है। लोग भूखों मर रहे हैं, लोग दवाइयों के अभाव में मर रहे हैं, बेसिक चीज़ें नहीं है, रहने की जगह नहीं है। नुकसान का जहाँ तक सवाल है, वो जो क्रेडिबिलिटी है अमेरिका की वो डाउन हो रही है, खुद अमेरिका में भी और अरब देशों में भी। अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, जो बाइडेन ऑलरेडी इलेक्शन के मूड में हैं। अभी 2 दिन पहले किसी सभा में गए थे जहां पर लोगों ने सीज फायर की बात करना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं जिससे कि इजराइल या तो कम कर दे गाजा में या गाजा से निकल जाए। उनको स्टेटमेंट देना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसको प्रेशर है दोनों के ऊपर। लेकिन नेतन्याहू के ऊपर भी बहुत प्रेशर है उनके अपने देश में। जो उनके फार राइट वाले जो उनकी कोalition पार्टनर्स हैं वो तो बड़े साफ हैं कि ख़त्मा करना है और गाजा पर उनका कब्जा रहना चाहिए। गाजा का जहाँ तक सवाल है, अभी 2 दिन पहले इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो है एक द डे आफ्टर करके प्लान दिया था, जिसमें उनका कहना है कि गाजा में उन्हीं की जो है वर्चस्व रहेगा, एंट्री एग्जिट से लेके हर एक चीज़ की। गाजा में लोग कहाँ सेटल होंगे, कहाँ रहेंगे, वो देखेंगे। नो मैंस जोन वो बना रहे हैं ऑलरेडी, जिससे कि वहाँ से कोई इधर नहीं आ पाए और कुछ मॉनिटरिंग वहाँ पर की जा सके। जितनी भी एंट्री एग्जिट होगी या गाजा के अंदर जो भी साजो सामान आएगा वो इनके कंट्रोल में रहेगा।
तो इन बातों पर लेकर के अरब देश या पैलेस्टीन्स राजी नहीं होंगे। उनका कहना है कि ये हमास के बारे में, हमास कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक हमास को ये कब तक जो है हमास को एलिमिनेट करेंगे, और गाजा के जो पैलेस्टीनियंस हैं, जिसको अमेरिका से लेकर हर एक देश कह रहे हैं कि गाजा जो है पैलेस्टीनियंस का है, उन्हीं का रहेगा, तो ये कब तक उसमें कार्रवाई करते रहेंगे। इसके अलावा वेस्ट बैंक में, यहाँ पर ये चाहते हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कि यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो अभी एक तरह से पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन की या पैलेस्टीनियन एसोसिएशन की वहाँ पर वेस्ट बैंक में है, उस तरह की हो। हालांकि वेस्ट बैंक में भी एंटी इजरायली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ भी इनका एक्शन चल रहा है। तो कहाँ पर ये हमास के कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन हमास है कौन नहीं है। दूसरी बात, पैलेस्टीन लोगों का कहना है कि गाजा और वेस्ट बैंक अलग नहीं हो सकते, वो एक ही टेरिटरी है, एक ही रहेगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के बातचीत नहीं बन रही है। और जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल ने बोला है कि उनका तो एक उद्देश्य है हमास का खात्मा। कैसे हो रहा है इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, बट उन्होंने बोला है कि हाँ काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए हैं। दूसरा उनका कहना है कि जो सारे जो होस्टेजेज हैं वापस होने चाहिए, उसके ऊपर भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। और अभी जो सवाल है नुकसान का, देखिए नुकसान तो काफ़ी हुआ है। गाजा में 40% से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रखा है। इजरायलियों को जो लगा था वो तो था, वो भी छोड़ा नहीं जा सकता। उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तबाह हुआ है, और जो जुल्म उनके ऊपर हुए हैं औरतों पर, बच्चों पर और बाकी, वो भी जो है भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कब तक, कहाँ तक चलेगा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी अमेरिका जो है, अमेरिका खुद और यूरोपियन यूनियन और कुछ अरब देशों को मिला करके एक कमेटी बना रहा है जो ये प्रयास करें कि कैसे जो है इसमें पैलेस्टीनियन रूल इस्टेब्लिश हो गाजा में और वेस्ट बैंक में। लेकिन इजराइल, अभी जो अरब देश हैं, उन्होंने देखा है और सबने देखा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तबाह हो चुका है, जो पैसा ऑलरेडी अरब देश उसमें लगा चुके थे, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, बिल्डिंग्स में, जितने और इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, रोड्स और पोर्ट से लेके हर एक चीज़ में मैक्सिमम तबाह हो रखा है। उसके लिए क्या गारंटी है कि आगे नहीं होगा अगर हमास या कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ करेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात नहीं आगे बढ़ पा रही है। अगर देखा जाए बीच में, तो कतर एक है जो कि दोनों तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। पहले भी उसने समझौता कराया था, अभी भी वो लगा हुआ है सबको लेकर के, लेकिन बात अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है कुछ कारणों से। इसी बीच में देखिए, एक जो इनका डिप्टी लीडर हमास का मारा गया है लेबनान में, हिजबुल्लाह का लीडर मारा गया है, वो भी जो है, और ईरान में जो हुआ था बरसी में, जो सुलेमान की, उसमें तकरीबन 100 से ऊपर लोग मारे गए थे। हालांकि अब वहाँ ISIS ने ले लिया अपने ऊपर, लेकिन पहले वो भी इजराइल को ब्लेम कर रहे थे। तो अंदेशा था कि बात आगे नहीं बढ़ जाए। तो ये एक चीज़ हुई है कि इनके बावजूद, इतने इस घटना होने के बावजूद भी, और रेड सी में जो हौतीज का एक्शन चल रहा है, अमेरिका के कुछ बेसिस पर लेबनान और ईरान और यमन में, इजिप्ट में कुछ न कुछ अटैक्स होते रहे हैं। इसके बावजूद जो है ये युद्ध बढ़ा नहीं है इस इलाके से। दूसरों देशों को इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं, आपस में उन्होंने रेस्ट्रेन रखा हुआ। एक ये अच्छी बात बीच में हुई है। और जो अभी हिजबुल्लाह, मैं ये कहूँगा कि हिजबुल्लाह ने भी अपने आप को कंट्रोल किया है, उसने फ्रंट नहीं खोला है। दूर से स्टैंड ऑफ अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड अटैक्स नहीं हुए हैं। यही बात यमन से हुई है, मिसाइल से अटैक्स होते रहे हैं,
आर्टिलरी या ड्रोन शेल्स वगैरह चलते रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे ग्राउंड अटैक नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसको देख के लगता है कि हो सकता है कि शांति का प्रयास जो भी कर रहे हैं लोग वो थोड़ा आगे बढ़े और जो भी प्लान है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का, शायद वो पूरा तो नहीं मान होगा अरब देशों के द्वारा, लेकिन इस पर बातचीत जरूर हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है कि कैसे इसमें जाए। अभी आप देखिए बहुत विजिट्स हुई हैं इजराइल में और अरब देशों में, इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, इन देशों में। इससे पहले देखिए पीछे जाएं, CIA चीफ आए थे, इनके डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन आ चुके हैं, वहाँ पर जा चुके हैं, और जो स्पेशल एनवॉय हैं इनके उसमें अमॉस, वो भी आ चुके हैं। और लेटेस्ट कल परसों में देखिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन भी आए हैं बातचीत के लिए, और उन्होंने साफ बोला है कि कुछ इजरायली मिनिस्टर्स का जो बयान है वहाँ पर कि जो गाजा के ट्रांसफॉर्मेशन का वो सही नहीं है, और ये जो इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो गाजा पूरा खाली करें, ये कमेंट जो है इररिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि माहौल को थोड़ा कंट्रोल में रखी हुई हैं। और अभी भी देखिए 23,000 के आसपास पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं, घायलों की संख्या तो 60 से ऊपर हो चुकी है, 60,000 से ऊपर हो चुकी है। इजराइल में सिर्फ मिलिट्री टारगेट से, मिलिट्री में भी जो हो रही है, हालांकि बाहर खबर नहीं आ रही है, जो कुछ हमास कभी कभी बता रहा है कि उसने क्या नुकसान किया है वही आ रहा है, लेकिन उनका नुकसान तो सादा आ रहा है, सभी को पता है। और अभी जो मेन डिफरेंसेस हैं उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है अरब देशों का, खास करके कि देखिए एक और जो बहुत बड़ी चीज़ है, इजराइल अगर अभी सीधा चला जाए अपने आप शांति विराम में, अगर शांति विराम कर ले, युद्ध विराम कर ले, तो अपने देश में या बाकी जो ज्यूज़ हैं उनके बीच में नेतन्याहू की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्यों कह चुके हैं कि वो इंश्योर करेंगे कि अगली बार ऐसी कार्रवाई ना हो, ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आए। तो वो भी नहीं कह सकते कि वो अपने आप इसमें जा रहे हैं। अगर वो कर देंगे युद्ध विराम तो उधर हमास कहेगा कि हमने इतना ज़्यादा अपोजिशन डाला है इनके ऊपर, इनको हमने आगे नहीं बढ़ने दिया, जो ये चाहते थे वो नहीं करने दिया, तो हमास की क्रेडिबिलिटी उधर बढ़नी है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बढ़ेगी, अरब देशों में बढ़ेगी, और ये आगे के लिए और मुश्किल क्रिएट करेंगे। हिजबुल्लाह और हौतीज भी उधर से यही कहेंगे कि उनके प्रेशर में ये चीज़ें हुई हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि युद्ध विराम पर एक क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। दूसरा जो है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गाजा की कौन लेगा? क्या कोई UN डेजिग्नेटेड या अमेरिका, अरब, यूरोपियन यूनियंस कमेटी मिलकर करेगी? जो इजराइल नहीं चाहता, वो तो चाहेगा कि हम उनकी खुद की हो, वो सेंट्रल कंट्रोल चाहेंगे। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ले करके मुश्किल डाल रही हैं। और पैलेस्टीनियंस का जहाँ तक सवाल है, वो तो चाहते हैं, वो अपने जगह पर अपने घर में रहना चाहते हैं, और इंटीग्रेटेड गाजा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है उसको मिला के रहना चाहते हैं। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा ला रही हैं। इजराइल के अटैक्स सीरिया में काफ़ी हुए हैं अभी, खास करके कार्गो ट्रक्स पर, जिससे उनको, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ये कह के कि उसमें जो है ईरान से आर्म्स एमुनिशन आ रहा है सप्लाई करने के लिए, और जो वो है वो लिमिटेड अभी उसने पिन पॉइंटेड अटैक्स कर दिए हैं गाजा में भी, जिससे कि ज़्यादा सिविलियन नुकसान नहीं हो। लेकिन उधर जो हमास हैं वो भी पैलेस्टीनियंस को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो उस पर आ रही हैं। लेकिन अब जो फोकस है, इजराइल ने, मिलिट्री ने जो बोला है, उनके स्पोक्स पर्सन ने अभी 2 दिन पहले, कि उनका फोकस अभी सेंट्रल और साउथ गाजा में है। नॉर्थ गाजा वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्लियर कर दिया है, और जो खान यूनिस का एरिया है और
बला का एरिया है, जो सिटी है खास करके, वहाँ पर वो ध्यान दे रहे हैं। तो अभी इजराइल रुकने के मूड में नहीं है और पैलेस्टीन उधर से अभी बातचीत करने के बहुत ज़्यादा मूड में इंडिकेशन उसने नहीं दिया है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जबकि ये तीनों, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और पूरे अरब कंट्रीज़ मिल करके ईरान को साथ में ले करके, और जब ईरान आएगा तो इनको चीन को भी या रशिया को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो ये सभी मिल करके जब काम करेंगे तभी जा करके इसके ऊपर कोई बातचीत हो सकती है और कोई रास्ता इसमें निकले। सर, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ मालदीव के 3 मंत्रियों की टिप्पणियों को कैसे देखते हैं आप? इस समय मालदीव के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर भी गए हुए हैं, क्या इससे भारत को नुकसान हो सकता है? नीरज जी, देखिए जो भी ये मामला हुआ है बड़ा हास्यास्पद है कि ये प्रधानमंत्री हमारे गए लक्षद्वीप में जी। और लक्षद्वीप में उनके जाने से देखा जा रहा है कि मालदीव में पूरा भूचाल आ गया जी। जबकि लक्षद्वीप में वो गए थे देखने के लिए कि जितने साल से जो वहाँ पर काम चल रहा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही हैं, वो उसके बारे में और उसको और कितना आगे बढ़ा सकते हैं जायजा लेने। और उन्होंने जो मैसेज दिया उनका, रादर लोगों ने जो मैसेज दिया तो उन्होंने कम बोल के तो कम बोला उन्होंने, लेकिन जो लोगों ने देखा कि इतनी अच्छी जगह, इस तरह प्रधानमंत्री ने हमारा वहाँ जा सकता है, इस तरह बैठा हुआ है हो, और क्या वहाँ की इतने खूबसूरती है, क्या नज़ारे हैं, लोगों को लगा कि अपने यहाँ रह के हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी, हमारे यहाँ इतनी चीज़ें हैं जी। तो ये चीज़ सामने आई जी। और उससे लग रहा है कि मालदीव्स में एक भूचाल आ गया कि उनके 3 मंत्रियों ने जो हैं उन्होंने जो ऐसा बयान दे डाला, ऐसी चीज़ बोल दी उन्होंने, इंक्लूडिंग एक्स मतलब ट्वीट किया उस पर, जो कि मेरे ख्याल से किसी को शोभा नहीं देगा, मेरे ख्याल से हुआ भी नहीं होगा इस तरह। ऐसी छोटी चीज़ के लिए, छोटी चीज़ क्या, कोई घटना ही नहीं थी जिसमें बात की जाए। कभी न प्रधानमंत्री ने कुछ बोला मालदीव्स के बारे में, न किसी और ने, उन्होंने अपने आप शुरू कर दिया। और तीनों मंत्री उनके जो, एक वो मेरे ख्याल से मरियम शिवना हैं, देन एक रमीज़ हैं और एक अब्दुल्ला मजलूम हैं, इन लोगों ने बयान दिया। तो ये बड़ा मतलब शर्मनाक है एक्चुअली, जिस तरह से उन्होंने बातें की, जिस तरह से ट्वीट किया उन्होंने, प्रधानमंत्री को जो शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि हम बोल नहीं सकते कि हम रिपीट नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या बोला। तो ऐसी चीज़, और ख़ासकर एक ऐसे हेड ऑफ स्टेट के लिए जो उनके यहाँ विजिट कर चुका है, उनके भलाई के बारे में सोचता है, वही क्यों हमारा पूरा देश सोचता रहा है मालदीव्स के बारे में ऐसा। तो ये जो बड़ा थोड़ा हास्यास्पद था। और उनको मतलब यहाँ तक उन्होंने बोला कि भारत ऐसा बीच टूरिज्म कहीं कर ही नहीं सकता जो मालदीव्स में किस तरह है। और हम सब जानते हैं जी, अगर हम जिस तरह मतलब उन्होंने क्लाउन पपेट ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि ट्विटर पर जो कभी आदमी सोच नहीं सकते जी। तो अब वो डर गए हैं ये लक्षद्वीप का डेवलपमेंट देख करके कि कितनी दूर है ही है जी, 700 नॉटिकल माइल कुछ नहीं है डिस्टेंस देखा जाए तो जी। तो इतने नज़दीक में उनको लगा कि वो जो है उनका पूरा जो है इकॉनमी से लेकर हर एक चीज़ जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है। और मालदीव्स की पॉपुलेशन कितनी है, 5 लाख जी, वो इतनी बड़ी नहीं है जी, लेकिन हमने उनको जो है देखें तो बढ़ा रखा है जी। और अगर आप उसके बात करें सिर्फ मालदीव्स के टूरिज्म के बारे में बात करें, देखिए मैक्सिमम तो उनका टूरिज्म से आता है, श्रीलंका का इनका है, बाकी हमारे फुकेट आइलैंड जितने भी हैं अगल बगल मैक्सिमम लोगों का, म्यांमार ले लीजिए चाहे थाईलैंड ले लीजिए जी। लेकिन इन देशों में चलिए फिर भी बहुत और भी चीज़ें हैं, माइंस, मिनरल्स और एग्रीकल्चर, यहाँ तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंस ज़रूर है। लेकिन टूरिज़्म का भी अगर सिर्फ टूरिज़्म की बात करें तो आप देखिए कि 2021 में तकरीबन 3 लाख के आसपास इंडियन टूरिस्ट गए थे जी। 2.91 तो ऑफिशियल जो जारी किया गया है, बट उससे ज़्यादा लोग गए हैं वहाँ पर एज ए टूरिस्ट। और 2022 में 2.23 लाख ऐसे उसमें लोग गए हैं। तो आप देखिए कितने ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और जो ओवरऑल जो टूरिस्ट जाते हैं टोटल मालदीव्स में जी, उसके 23%
जी इंडियंस हैं जी तो आप देख लीजिए कितना बड़ा वहाँ पर जो हिस्सा है हिंदुस्तान का जी। टूरिस्ट का जो ओवरऑल है वो जाता है वहाँ पर। जी और अगर आप बात कीजिए वहाँ पर पैसे की तो नेचुरली मैक्सिमम वहाँ जा रहा है। जी और जो लोग गए हैं मालदीव किसी से आप पूछ लीजिएगा रेट्स हर एक के वहाँ पर हाई हैं, जी चाहे वो आप फ्लाइट्स के लीजिए, रूम के लीजिए, रहने का, किसी भी चीज़ का, जी हर एक का। अगर उतना जो है उसके मतलब अगर देखा जाए तो भारत से 5 से 6 गुना ज़्यादा है। जी लेकिन फिर भी क्योंकि एक कल्चरल आपस में मालदीव्स के साथ भारत का रिश्ता ऐसा था कि लोग उस वजह से जाते थे। जी लेकिन ये रिश्ते ख़राब करने से ये फ़र्क पड़ेगा। और ये बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा पहले बात कर चुके हैं, लेकिन देखिए बैकग्राउंड बेसिकली यही है कि जब से गवर्नमेंट बदली है, नवंबर में इलेक्शन हुए थे जी और नवंबर में जब इलेक्शन बदली है तो ये जो पार्टी थी इन लोगों ने पूरा दुष्प्रचार किया पिछले जो राष्ट्रपति थे उनके बारे में कि उन्होंने देश को बेच दिया है हिंदुस्तान के साथ। उनका ये कहना था भारत जी के साथ जी लेकर के और करप्ट रिजीम है। जी तो भारत ने कभी इंटरफियर नहीं किया जी उनके अंदरूनी मामलों में। और इस इलेक्शन में भी कोई इंटरफेरेंस से लेके कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने जो है सारी चीज़ें इनफैक्ट उन्होंने उलटफेर करना चाहा। जी भारत के एक तरह से हम कहें विरुद्ध चलना शुरू किया। उन्होंने बोला भारत से कि मिलिट्री बेस अपना यहाँ हटाइए। चीन की तरफ झुकाव उन्होंने अपना ज़्यादा कर दिया। जी। और देखिए कल ही गए हैं जो नए राष्ट्रपति हैं जिनको हम जानते हैं कि वो असल में तो नहीं हैं, जी वो एक तरह से प्रॉक्सी ही हैं, जी लेकिन वो गए हैं वहाँ पर और 8 से लेकर 12 तारीख तक 5 दिन वहाँ रहेंगे। वहाँ पर उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन करने हैं। तो एक ये है। दूसरा, अगर ये आप देखिए अगर ये साइन करेंगे चाहे वहाँ रहेंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा, मैं तो यही कहूँगा कि इनको श्रीलंका से सीख लेनी चाहिए। जी। क्योंकि डेट ट्रैप में एक बार फंस जाएंगे अगर चीन के, जी तो ये जानते हैं कि सारे देशों का क्या हाल हुआ है। जी तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ पड़ी हुई है। जहाँ तक भारत का है, देखिए भारत आज से नहीं, भारत तो पहला देश था 1965 में जब ये इनको इंडिपेंडेंट हुए थे इनकी अपनी, तो पहला देश था जिसने इनको मान्यता दी थी। जी तो वो भारत तो उस लेवल पर था। भारत ने इनकी हमेशा वहाँ से लेकर के आज तक देखिए भारत हमेशा मदद करते रहा है। जी और इसमें जितनी भी इनकी ज़रूरतें थी, खास करके सुरक्षा की और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, भारत ने हमेशा मदद की है। जी इनकी डिफेंस एंड सिक्योरिटी देखिए अगर, तो सबसे ज़्यादा इनकी ट्रेनिंग जो इनकी मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स है MNDF, जी सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग भारत में हुई है उनकी। जी फिर भारत ने वहाँ पर जा कर के भी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट बनाया जिनको कि वहाँ ट्रेनिंग दी। जी। अगर देखा जाए तो उनकी 70% जो है MNDF के जो लोग थे उनकी मैक्सिमम ट्रेनिंग 70% की ट्रेनिंग भारत ने की है। जी तो ये कोऑपरेशन लेवल था। और यही नहीं, आप देखिए भारत उनकी मदद के लिए कितने एक्शंस करता रहा है। इनमें जॉइंट एक्सरसाइज हुई जी। हैं, जो दोस्ती है, ऑपरेशन एकता है, ऑपरेशन शील्ड है, नेवल ट्रेनिंग, कई चीज़ें उनके साथ होती रही हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ बड़े छोटे लेवल पर था, बड़ी चीज़ों पर था। जी। और एक ऑपरेशन शील्ड एक्सरसाइज हुई थी 2021 में, एक बड़ी एक्सरसाइज थी जिसको इसलिए था कि वो टेस्ट करने के लिए कि कैसे मालदीव्स अपने को बचा सकते हैं और अगर कोई चीज़ होती है तो उसको कैसे जो है भारत भी मदद कर सकता है। और ये था, आपको पता है 2008 में वहाँ क्या हुआ था। कुछ जो पायरेट्स थे या मिलिटेंट्स कहिए, जो श्रीलंका की कुछ मदद, श्रीलंका की नहीं, श्रीलंका के जो टेररिस्ट ग्रुप से मदद लेकर के आए थे, जी। वो तख्ता पलट करना चाहते थे अब्दुल कयूम की गवर्नमेंट का। जी और उसमें देखिए कितना बड़ा मदद भारत ने किया। उसमें स्पेशल फोर्सेस गई, नेवल फोर्सेस हमारी गई साथ में, और उन्होंने जा कर के ये जितने थे, जब वो आयरलैंड से फिर उन्होंने एक शिप कैप्चर करके भागने लगे, तो भागने लगे उस समय जो है भारत ने श्रीलंका की ही कोलंबो पोर्ट में जो के पास से एक जगह है जहाँ पर हमारी फोर्सेज थीं, वहाँ से उन्होंने इनको कैप्चर किया और इन्होंने सरेंडर किया है। तो काफ़ी मतलब इस हिसाब से मदद करते रहेंगे। आप देखिए अगर देखा जाए ट्रेड जो है जी। खास करके 75% तो इनकी जो इकॉनमी है वो टूरिज्म पर है। उसके अलावा
1995 में 31.6 जो मिलियन डॉलर्स का ट्रेड था भारत से, जी। आज वो जो है 501 मिलियन डॉलर हो चुका है जी 2021-22 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है पिछले कुछ सालों में वहाँ पर। और जो इंपोर्ट्स हैं, अगर लीजिए वहाँ से तकरीबन 48 मिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स आती हैं, जो कुछ रॉ मटेरियल हैं, कुछ स्क्रैप्स हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। और ये नहीं, भारत ने जो है 2004 की सुनामी उनके यहाँ आई थी, उसमें बहुत मदद किया था उन हर तरफ से जो चाहिए। 2014 में देखिए उनकी वाटर क्राइसिस हुई थी, वहाँ मदद किया था, पानी से लेकर हर एक चीज़ वहाँ भेजी थी। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है भारत ने उसमें। और ग्रेटर माले की जो कनेक्टिविटी है, जहाँ 7.6 किलोमीटर का एक पुल बन रहा है, बहुत मॉडर्न पुल बन रहा है, उसको जो है कनेक्ट करने के लिए भारत ने मदद कर रखी है। जी माले जो है बेसिकली ये कम से कम इनके 3 आइलैंड्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा इस ब्रिज की वजह से। जी। तो बहुत फ़र्क वहाँ पड़ जाएगा उनको, इसमें काम चल रहा है। इनका जो इनकी एयरपोर्ट है, गुलिस्फजा करके एक जो प्रोजेक्ट बोलते हैं, उसमें काफ़ी मदद हो रही है। और ये नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट है इनका, जिसमें 223 करोड़ रुपए की मदद भारत कर रहा है, बना रहा है मालदीव्स के लिए। तो आप देखिए इस हिसाब से कि कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है उनके बीच में। और यही नहीं, आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात कीजिए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव्स का लार्जेस्ट बैंक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं और भारत की वजह से कितनी चल रही हैं वहाँ पर। और अभी जो है ये जो बयानबाजी हुई है, वो उसकी देखिए, यही हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ से ही नहीं, विद इन मालदीव्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसके बारे में हुई है। लोगों ने कहा है कि ऐसे बयानबाजी ऐसे देश के साथ जो हर समय हमारे साथ रहा है, उसके साथ नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा आप देखिए हमारा तो अलग ही है, हमारा तो ऑलरेडी भारत ने उनके एम्बेसडर को बुला के बोला है ऐसी चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। भारत सोच नहीं सकता था, कोई नहीं सोच सकता कि ऐसी चीज़ें करेंगे। और अगर जो माहौल बन रहा है, हालांकि सरकार ने, बाकी लोगों ने नहीं बोला है, ना किसी मंत्री ने या किसी ने, लेकिन हमारे लोग ही इसके अगेंस्ट इतना ज़्यादा बोले हैं जी। और यहाँ तक कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ तक बोल दिया है लोगों को, और जो उनके साथ के जो लोग इन्वॉल्व हैं टूरिज्म और बाकी चीज़ों में, कि उनको दूसरे ऑल्टरनेटिव जगह ढूंढिए जी। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप ढूंढिए जी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारे हैं, अगर आइलैंड में टूरिज्म चाहते हैं। यहाँ तक बोला कि अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आप जो है श्रीलंका, मालदीव्स, ये बाली और फुकेत आइलैंड देखिए, लेकिन मालदीव्स की तरफ मत सोचिए। तो अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो नुकसान इन्हीं का ज़्यादा होना है, बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इससे। और हम समझ सकते हैं कि चाइना फैक्टर है, हम नहीं कह सकते कि नहीं कि है, चाइना में गए हैं, लेकिन चाइना इनसे इतनी दूर है, कितनी मदद कर सकता है ये खुद समझ सकते हैं जी। और जो इनकी मतलब जैसे हमने कहा कि बाकी चीज़ों से अगर लेसन लेंगे तो इनको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या इनको सोचना चाहिए, कितना फ़र्क पड़ता है। हालांकि जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है इनकी मालदीव्स की, वो भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है उस इलाके में, ख़ास करके जो इंडियन ओशन और उधर का इलाका है जी। और उससे ज़्यादा है, समझिए कि ये सार्क का मेंबर भी है जी मालदीव्स। हालांकि मालदीव्स एट टाइम्स सार्क में भी इसने, जब इंडिया ने बायकॉट करने के लिए किया था सार्क, पाकिस्तान में जब हो रहा था, तब इन्होंने थोड़ी नानुकुर की थी, साथ पूरा नहीं दिया था, बट फिर भी जो है इनके साथ इनकी हेल्प करता रहा है भारत हर एक चीज़ में। और गल्फ़ ऑफ एडन, और जहां हम देख ही रहे हैं कितना पैरिसी का और हाउतीज का चल रहा है, गल्फ़ ऑफ हॉर्मूज़ भी के लिए मालदीव की जो लोकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर। और इनके साथ 1200 तकरीबन कोरल आइलैंड्स हैं छोटे मोटे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है अकेले सब कुछ कर सकते हैं, और चीन जो है कितना वो करेगा वो भी इनको देखना पड़ेगा। लेकिन इन सब के साथ भारत को भी
इसमें कोई शक नहीं है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इनके लिए करता रहा है, तो क्लियर हमें स्टैंड लेना पड़ेगा भाई, या तो आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं। जी, सीधा बताइए, क्योंकि हम आपके लिए इतना करें, हर एक जगह आपके साथ मौजूद रहें और आप चीन की तरफ चलते रहें, चीन के BRI का हिस्सा बने, जी, जो कि आप एक्चुअली देखा जाए तो बिल्कुल अलग हैं उससे, तो उसके BRI का भी हिस्सा है उनको। तो ये जो है, और आपस में अंदरूनी इनकी जो पॉलिटिक्स है उसमें भारत ने कभी इंटरफियर नहीं किया, जी, हालांकि चीन करता रहा है। तो इस वजह से और जब इन इलेक्शंस हुए उसके बाद इन्होंने जो एक्टिविटीज़ की उसको भारत ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी ली कि चलो आगे देखते हैं क्या करते हैं। जी, लेकिन अब मिनिस्टर्स का इस तरह का बयान आना, ऐसी चीज़ करना, ये थोड़ा जो है आई थिंक हद से बाहर जाने वाली बात है। जी। और अगर देखा जाए तो नेबर फर्स्ट की पॉलिसी रखी है भारत ने, जो उनके साथ है, और अगर इस तरह की हरकतें ये करेंगे और भारत के लोग इस तरह का रिएक्शन देंगे तो नुकसान इन्हीं का होना है, लक्षद्वीप बढ़ेगा। जी। तो मैं तो कहता हूँ इनका भी फायदा होना चाहिए था कि लोग वहाँ से वहाँ जाते, जी। इनको तो ये कोऑपरेशन करनी चाहिए थी कि लक्षद्वीप भी अच्छा बने और हम भी अच्छे हैं कि लोग लक्षद्वीप भी जाएं, हमारे पास साथ भी आए, मालदीव्स में भी आए। जी। तो ये सोचने की बजाय इन्होंने ऐसे बयान दिए जो कि हास्यास्पद है। हालांकि देखिए इसमें सस्पेंड जरूर कर दिया इन तीनों मंत्रियों को। जी। और अभी जो आ रहा है देखिए विदिन उनके यहाँ कि राष्ट्रपति तो वहाँ गए हुए हैं, जी। वहाँ अपोजिशन ने बोला है नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट करने के लिए। जी। ये भी न्यूज़ आ रही है कि उनके राष्ट्रपति भारत को विजिट करना चाहते हैं, जी। संबंध सुधारने या जो भी है उनके लिए। जी। तो भारत के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, लेकिन इन बयानबाजी के लिए नहीं खुले हैं। बिल्कुल, वो नहीं होनी चाहिए। और हमको भी इस मामले में अब समय आ गया है कि भारत इंश्योर करे कि ऐसी बयानबाजी हमारे जो संविधानिक जो हमारे हेड हैं, प्रधानमंत्री या बाकी जो भी हैं, उसके हमारी जनता के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। किसी के भी। सर, हाल ही में हमारी नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में अपहर्ताओं के चंगुल से भारतीयों समेत चालक दल को सुरक्षित बचाया। इसे कैसे देखते हैं आप? इसके साथ ही नौसेना के मार्कोस कमांडोज की खासियत क्या होती है, ये भी जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत को ब्लू वाटर नेवी बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारी एक्टिविटी चल रही हैं, हमारा खुद का जो ट्रेड चल रहा है, जो सी से आप देख ही रहे हैं कि 85% दुनिया का ट्रेड समुद्री रास्ते से, सी रूट से होता है जी। तो और हमारी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, तो हमें अपना, और जिस तरह से भारत विकसित हुआ है अभी, उससे दुनिया जो है, दुनिया के हम जैसे ग्लोबल साउथ के तरफ देख रहे हैं जी। और जो हमारा इन्फ्लुएंस है उसको देख करके हमारी कैपेबिलिटी जितनी बड़ी है रक्षा क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में भी, आर्थिक क्षेत्रों में भी, बाकी देश भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनकी मदद करेंगे ऐसी चीज़ों में जहाँ पर कि ऐसे जगहों में, सी रूट्स में या शिपिंग में जहाँ पर कि प्रॉब्लम आ रही है। ग्लोबल साउथ कहिए, लेकिन ग्लोबल साउथ ही नहीं, इस मामले में तो मैं ये भी कहूँगा कि यूरोप से लेके बाकी जितने भी देश हैं सब चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं कि उनको भारत की कैपेबिलिटी का पता लग गया कि भारत ये कर सकता है। ये जो केस की बात कर रहे हैं हम, 5 जनवरी को हुआ था जी। एक जो लाइबेरिया की एक मर्चेंट शिप थी, लीला नॉरफ्लास्ट नाम था उसका, जो कि नॉर्थ अरेबियन सी में वहाँ पर थी। तो उसने एक मैसेज फ्लैश किया जिसमें उसने बताया कि अटेम्प्टेड हाईजैकिंग हो रही है और कुछ लड़ाके आ रहे हैं, आ गए हैं उनकी तरफ। ये मैसेज उसने इंग्लैंड में एक है UKMTO, यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली मॉनिटर करता है शिप्स को वहाँ पर। उसको उन्होंने मैसेज दिया और उन्होंने बताया कि भाई 5-6 आर्म्ड कुछ मिलिटेंट्स हैं या पायरेट्स हैं जो आ रखे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। और ये जब इन्होंने जो है मैसेज पास किया भारत में, और भारत में बता दूं, देखिए हमने काफ़ी पहले इस पर बात किया था एक बार। हमारे पास भी एक नाउ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IFC IOR बोलते हैं, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर,
IFC है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन इंडियन ओशन रीजन, IOR, जी जिसको कि ये पूरी शिपिंग ट्रैफिक का यहाँ पर ट्रैक करता है इंडियन ओशन में, खास करके स्पेसिफिक है और बाकी से भी कनेक्टेड हैं। 23 देश इसमें शामिल हैं, जी जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मतलब काफ़ी इसमें UAE से लेके कई देशों के यहाँ पर हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है जो कि हमारे यहाँ पर है, और एक ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो बेसिक फैक्ट कि देखिए फैसिलिटी बनी है, मतलब इसलिए बनी है कि हम जानते हैं और बाकी देश जानते हैं जो इसके साथ हैं कि हम कैपेबल हैं एक्शन करने के लिए इन इस तरह का, और इन देशों में तो मॉनिटरिंग है, और यहीं हमारे दिल्ली में बगल में है, गुड़गांव में फैसिलिटी है जी। और जब ये मैसेज उन्होंने फ्लैश किया हमारे यहाँ हमारे फ्यूजन सेंटर, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और जो हमारी नेवल शिप थी INS चेन्नई, उसको डायरेक्ट किया उन्होंने उधर वहाँ पर एक्शन लेने के लिए। और जो हमारे मार्कोस कमांडोज थे जी वो जो है उन्होंने एक्शन लिया, और इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको पता है, कई चीज़ें एक्शन लेने पड़ते हैं, तो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट, इसमें ड्रोन्स, इसमें हेलीकॉप्टर्स और कमांडोज, सारा एक्शन उन्होंने जैसे अपने सिखाए हुए तरीके से लिया, और वहाँ जा कर के उन्होंने अंदर पूरा शिप को सैनिटाइज़ किया। और तब तक लग रहा है जब एक्शन किया तो ये तब तक ये निकल गए पायरेट्स, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये जो है एंटी हाईजैकिंग जो मेजर लिया, बहुत बड़ी एक चीज़ थी नॉर्थ अरेबियन सी में जा करके, और इतनी स्विफ्टली, इतनी जल्दी एक्शन लेना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो लोगों ने देखा है। और इसमें जो है जैसे हमने कहा, ये INS चेन्नई जो हमारी शिप थी वो थी, उसमें कुछ पेट्रोल एयरक्राफ्ट उसमें थे, P-81 हेलीकॉप्टर्स इसमें थे, ड्रोन्स भी इसमें इस्तेमाल किए गए, प्रेडेटर ड्रोन्स वगैरह का भी इस्तेमाल हुआ। तो इसने भारत ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी कि हम जो है सक्षम हैं, ये कर सकते हैं। और अपने ही नहीं, इससे पहले आपको याद है शुरू में हाउतीज ने जब हमारे 2 शिप्स को कोशिश की थी टारगेट करने की, तो उसमें भी हमारे नेवी ने एक्शन लिया था जी। और ये चीज़ें इन सब चीज़ों ने साफ कर दिया, दुनिया को बता दिया कि भारतीय सेना और ख़ास करके भारतीय नेवी और मार्कोस जो हमारे कमांडोज हैं, ये पूरे सक्षम हैं किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए। अभी देखिए जैसे हम बात कर रहे थे ब्लू वाटर नेवी की, ज़रूरी है बनना, हमें कुछ और काम करने हैं जिस पर ऑलरेडी तेज़ी से काम चल रहा है। शिप्स के कहिए, एयरक्राफ्ट के बारे में कहिए, सबमरीन्स के बारे में कहिए, तो ये सब सारा काम ऑलरेडी चल रहा है। और रेड सी में आपने देख ही लिया कि जो वहाँ अप प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो कि अमेरिका ने चला रखा है, भारत वहाँ भी साथ में है जी। तो इस हिसाब से साबित हो चुका है कि हम काफ़ी सक्षम हैं। अब जहाँ तक आपने बात की मेरीन कमांडोज की, देखिए एक स्पेशल फोर्स यूनिट है नेवी की, हर एक की स्पेशल फोर्स यूनिट है। हमारे पास आर्मी की अलग है, एयरफोर्स की है, एयरफोर्स को गरुड़ बोलते हैं, गरुड़ कमांडोज बोलते हैं, नेवी की मार्कोज हैं, और आर्मी की ऑफ कोर्स पैरा स्पेशल फोर्सेज बोलते हैं। और इसके अलावा जो स्पेशल फोर्सेज हैं उसमें ऑफ कोर्स NSG है, NSG में 2 हैं, आप देखते हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। प्रोटेक्शन तो VIP प्रोटेक्शन में, स्पेशल एक्शन ग्रुप होती है जो बाकी काम करती है, एंटी टेररिस्ट एंड बाकी, और उसमें बेसिकली आर्मी के लोग हैं, आर्मी एयरफोर्स, देखिए तीनों की अगर कहें तो हम उनके हैं, लेकिन वो होम मिनिस्ट्री से कंट्रोल होती है, बट मैक्सिमम लोग इसके हैं। प्रोटेक्शन ग्रुप में ऑफ कोर्स पुलिस फोर्सेज के लोग हैं। तो हमारे स्पेशल फोर्सेज देखा जाए तो काफ़ी ट्रेंड हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल सामना किया है सिचुएशंस का। जी। जहाँ तक मार्कोस की बात कर रहे थे, 1987 में रेज हुई थी, उसमें इसका नाम था इंडियन मेरीन स्पेशल फोर्स, ऐसे रेज हुई थी। 1991 में ये नाम बदल के इन्होंने मार्कोस किया। और इसमें इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ कोर्स नेवी, आप जानते हैं कि नेवी, अमेरिकन नेवी के सील्स कमांडो जो हैं बड़े फेमस हैं, हर एक उनकी प्रशंसा होती है, हर जगह काम भी उनका है। तो वही इनिशियल ट्रेनिंग वहाँ हुई थी, और उसके बाद जो है अपने यहाँ भी ट्रेनिंग होने लगी है।
10 हफ्ते की तकरीबन अपनी बेसिक ट्रेनिंग है, 3-4 हफ्ते आर्मी के साथ ट्रेनिंग करते हैं, एयरफोर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, सो दैट हर एक चीज़ में एक कॉम्पिटेंट हो जाएं चाहे वो सिर्फ सी में नहीं, आप देखिए लेक्स में, बड़ी बड़ी लेक्स या बाकी फ्लड्स के सिचुएशंस में भी ये आते हैं, उसमें काम करते हैं। सीआई ऑपरेशंस में JNK में भी ये हैं, CICT काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। और जो इनके टास्क हैं बहुत हैं, हर एक चीज़ तो नहीं कर सकते आप। स्पेशल सर्विलेंस, रेकी, स्पेशल रेड्स, डायरेक्ट एक्शंस, मतलब हर एक चीज़ इनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक्सप्लोजिव्स डेटोनेट करना, साल्वेज करना चीज़ें, मतलब जॉइंट ऑपरेशंस, आर्मी नेवी एयरफोर्स, जो कि अब बेसिक जिस पर जोर दिया जा रहा है हर एक जगह, वो ऑलरेडी ये करते हैं। और ऑपरेशंस ऑफ कोर्स क्लासिफाइड होती हैं नेचुरली, और वो हम हर एक चीज़ तो तरीका बताना भी नहीं चाहिए, ना बता सकते हैं, कोई नहीं करता है, अपने तरीके हैं करने के लिए। लेकिन अगर कुछ ऑपरेशंस आप देखिए 1987 में जो अपहरण हुआ था श्रीलंका में, भारतीय सेना गई थी, वहाँ इन्होंने काफ़ी एक्शंस किए थे। उसके बाद भी ये LTT की शिप्स जो जा रही थी एमिनिशन बाकी चीज़ें लेकर के, उनको इन्होंने रोका अपने ऑपरेशंस करके, जिनको कि बहुत ज़्यादा सराहा गया वो काम 1988 में था। और इवन 1987 भी उन्होंने LTT के अगेंस्ट 21 अक्टूबर को उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो हॉस्टेजेस में रिस्क में आप इन्हीं की बात कर रहे थे हम, 1992 में अगेन LTT के अगेंस्ट उन्होंने किया था। 1993 में यूनाइटेड नेशंस में सोमालिया में हमारी यूनाइटेड नेशंस में हमारी टुकड़ी डिप्लॉयड थी, वहाँ भी उन्होंने एक्शंस किए। आप ऑपरेशन रक्षक में JNK में देखिए, 2 फेमस लेक्स आपको पता होगा, झेलम रिवर है, वुलर लेक है नॉर्दर्न उसमें श्रीनगर साइड में जी, कश्मीर में, वहाँ पर हमेशा डिप्लॉयड रहे और बहुत एक्शन किए, जिससे मिलिटेंट्स के बहुत ज़्यादा पहले उन्होंने वहाँ और अगल बगल में उन्होंने अपने हाइडआउट्स बना रखे थे, इंक्लूडिंग अंडर वाटर जी। तो ये उन्होंने पूरा वहाँ जा कर के साफ़ किया और काफ़ी अभी तक वो डिप्लॉयड हैं, वहाँ एक्शन करते रहे हैं। मुंबई अटैक 2008 में जो हुआ था, वो आपको पता है कि ये वहाँ भी इन्होंने कितने अच्छे एक्शंस किए हैं। 2008 में 3-4 एक्शंस, इवन गल्फ ऑफ एडन में इन्होंने, हमारी एक मर्चेंट शिप थी जयगमन करके, नवंबर में, वहाँ पर इन्होंने एंटी पायरेसी एक्शन किया था। 2008 में ही एक और इथोपियन शिप थी दिसंबर में, वहाँ पर अरेबियन सी में उन्होंने जो है एंटी पायरेसी एक्शन किया था। 2011 लक्षद्वीप में लक्षद्वीप में, 2017 में आप देखिए लेबनान में, 2017 अगेन अक्टूबर में एक इंडियन शिप हमारी थी, उसके अगेंस्ट पायरेसी के अगेंस्ट 2020 में ये वहाँ भी ये डिप्लॉयड थे ईस्टर्न लद्दाख में ऑपरेशंस के लिए। तो इसलिए हमारे जो मार्कोस, हालांकि चूँकि ये बाहर का अभी नाम आया है, लेकिन बहुत एक्टिव रहे हैं, वेल ट्रेंड हैं, और इनकी जो पूरी अगर देखी जाए तो अभी नाम तो इनका ज़रूर आया है, लेकिन इनके बेसेस जो हमारे हैं वो बॉम्बे और बम्बई है, मतलब मुंबई में है, विशाखापट्टनम, गोवा, कोची, पोर्ट ब्लेयर, हर जगह हैं, जिससे कि स्विफ्ट एक्शन ले सकें जी। और भी जगह हैं, लेकिन जो मेन है, और उन्होंने अपने आप को ICS सिस्टम, जो इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम्स हैं, जिसमें हर एक चीज़ है, लाइटर वेपन्स हैं, क्लोथिंग उनकी है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उनमें बायनोकुलर से लेकर के काफ़ी चीज़ें हैं, इंटीग्रेटेड हैं, IT इनेबल्ड है फुल्ली। ऐसे सिस्टम से अपने आप को लैस किया इन्होंने। मिनी सबमरीन से इनके पास स्विफ्ट एक्शन लेने के लिए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, बाकी चीज़ें हमने देखा ही। तो इस तरह से अगर देखें तो ये जो हमारे मार्कोस कमांडोज हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार एक्शन किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि दुनिया ने पहली बार इनको देखा कि इस तरह का एक्शन है। और स्पेशल फोर्सेस कभी अपनी पब्लिसिटी नहीं करती हैं जी, वो अपना जो काम बताया जाता है स्विफ्ट एक्शन करते हैं, और जो एम होता है उसको इतनी जल्दी अचीव करते हैं कि आदमी सोच नहीं सकता। और हम ये कहेंगे कि ये अगर समय वाइज लें, जितना टाइम इन्होंने लिया है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ कि पलक झपकते इन्होंने काम किया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इस तरह
काम करना जी। और इस तरह का एक तरह से डेटरेंट बन गया है। तो अब दुनिया को और बाकियों को पता लग गया है कि अगर भारत जो है इस तरह की कार्रवाई कर सकता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं भारत को। पहली बात, भारत से एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाएगी जी। और जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो भारत के विरुद्ध सोचते हैं वो जरूर उनकी सोच नीचे जाएगी जी। कि इस तरह का वो कार्रवाई ना करें। मैं कहूँगा नहीं सोचें, नहीं तो उनका अंजाम जो है हमारे जो कमांडोज हैं या बाकी भी फोर्सेज हैं जी। वो उस हालत में ले जाएंगे जो सोच नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सर, रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक दोनों देशों को कितना नुकसान हो चुका है? नीरज जी, जहाँ तक ये रूस यूक्रेन की बात है, इस पर हम लोग लगातार बातचीत करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और इसमें जो हम विंटर स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे वही अभी चल रही है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में आप देखिए तो यूक्रेन बहुत कुछ नहीं कर पाया है। रूस का मोराल भी बढ़ा है, उसने आर्म्स अम्यूनिशन भी उसने अपने इकट्ठे कर लिए हैं, उसने रिक्रूटमेंट और कर ली है और यूक्रेन के पास अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। आर्म्स अम्यूनिशन की प्रॉब्लम है, मैन पावर की, सोल्जर्स की, रिक्रूट्स की प्रॉब्लम है। अभी तक जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जब से हम लोगों ने बात की थी उसके बाद अगर देखा जाए तो यूक्रेन ने भी खास करके उसने बॉर्डर टाउन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है और जो बोल्गोरोड का जो बॉर्डर टाउन है उसके ऊपर काफ़ी अटैक्स करता रहा है, ड्रोन अटैक्स और बाकी अटैक्स वहाँ पर। और अभी रूस को वहाँ से अपने सिविलियंस, 300 से ज़्यादा सिविलियंस को वहाँ से हटाना पड़ा है, एवैक्यूएट करना पड़ा है, दूसरी जगह विस्थापित करके शिफ्ट करना पड़ा है। तो जहाँ तक यूक्रेन का है वहीं पर था। इससे पहले यूक्रेन ने ज़रूर क्रीमिया को टारगेट किया था, जहाँ उसने मिसाइल से टारगेट किया था, लेकिन उसके बाद रूस ने वहाँ की सिक्योरिटी और बढ़ा दी है, वहाँ एयर डिफेंस उन्होंने और बढ़ा दिया है। तो इस वजह से शायद जो टारगेट मेन था क्रीमिया यूक्रेन का, वहाँ यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है और प्लानिंग ज़रूर इसकी चल रही होगी। और पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन का कहना है कि तकरीबन जो उन्होंने मिसाइल्स दागी हैं, रूस ने तकरीबन 59 मिसाइलें, उनमें से 18 को वो एंटी मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर चुका है, ये रूस का कहना है। वही चीज़ जो है वेस्टर्न मीडिया भी कह रही है, लेकिन पुष्टि किसी ने नहीं की है, सिर्फ ये कहने पर आ रहा है कि हाँ यूक्रेन ने ऐसी जानकारी दी है। जहाँ तक यूक्रेन का बाकी है, उन्होंने अपने मोबिलाइजेशन जो कानून है उसमें बदलाव किया है और उसमें ये कहा गया है कि जो है औरतों के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए कॉन्स्क्रिप्शन नहीं होगा। जो कॉन्स्क्रिप्शन होता है जो जेंट्स के लिए या जो नौजवान हैं, उन्होंने ऑलरेडी 18 से लेकर 50 साल के बीच के लोगों के लिए किया था, पहले 18 से 45, जो बाद में बढ़ाया था कि वो लोग आएंगे। लेकिन उनके यहाँ भी देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पिछले कुछ दिनों पहले उनके रक्षा मंत्री ने बोला था कि उनको 5 लाख सोल्जर्स की ज़रूरत है और ख़बर यह है कि उनके नौजवान जो या तो छिप रहे हैं या बाहर जा रहे हैं और वो जो जितना अटैक्स वो देख रहे हैं, जितनी डेथ हो रखी है, 50,000 से ज़्यादा कहा जा रहा है सोल्जर्स की डेथ हो रखी है इनकी, वो अभी फ़ौज में शामिल होना नहीं चाहते यूक्रेन के। अभी तक जहाँ तक रूस का है, रूस ने ऑलरेडी अपने अटैक्स जारी रखे हैं, मिसाइल और एयर अटैक्स, आर्टिलरी अटैक्स, ड्रोन अटैक्स। और पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा उन्होंने अटैक किया था, जैसे कहते हैं बराज फायर उन्होंने किया था, ये जो 2 दिन पहले हुआ था। और उसमें उन्होंने मिसाइल्स, ड्रोन, आर्टिलरी फायर सारा किया था। खास करके उन्होंने कीव के इलाके में, खार्किव और खेरसॉन के इलाके में, इन 3 इलाकों में। और देखिए, याद रखिए कि इससे पहले 3 और 4 तारीख को इनके अंदर युद्धबंदियों की अदला बदली हुई थी, जिसमें तकरीबन 150 के आसपास यूक्रेन की युद्धबंदी और 240 के आसपास रूस की युद्धबंदी, आपस में उनकी अदला बदली हुई थी, जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच बचाव से, उनसे बातचीत से हुआ था। और अब जो है इसके अलावा अभी भी काफ़ी युद्धबंदी वहाँ पर हैं, जिनका बहुत ज़्यादा पता अभी नहीं दिया गया है।
क्योंकि रेड क्रॉस और बाकी चीज़ें ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं रूस में। लेकिन ये फायरिंग उसके बाद ये बहुत लंबी फायरिंग हुई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुई है, और समुद्र से भी और एयर से भी उन्होंने मिसाइल, खासकर किंजल मिसाइल से उन्होंने लॉन्च किया है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यूक्रेन में। और उन्होंने इस समय विंटर स्ट्रेटजी है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, विंटर्स में टैंक्स और बाकी चीज़ें कामयाब नहीं हैं, पैदल भी सेना कामयाब नहीं है, तो इन्होंने अपने डिफेंसेज इंप्रूव किए हैं कि यूक्रेनियंस आगे नहीं आ पाएँ, इनकी फ़ौज आगे नहीं आए जब बर्फ़ पिघले तब, और ये आगे जा सकें। और दूसरा ये जो है अभी उनके मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री स्टोरेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, उनको जो है टारगेट कर रहे हैं। और इस वजह से टारगेट कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो भी यूरोपियन यूनियन से, अमेरिका से जो भी हथियार आ रहे हैं इन वेयर हाउसेज में, स्टोरेज एरियाज में रखे गए हैं। तो मूल रूप से इनका वो टारगेट कर रहे हैं उन जगहों पर जिससे कि उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको जो है तोड़ दें, उसकी नुकसान पहुंचाएं उसमें। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी नुकसान डाल रहे हैं कि जो मोराल है वो टूटे सिविलियंस का वहाँ पर यूक्रेन में। और देखिए यूक्रेन में अभी सिविलियंस रह कितने गए हैं, आधे से भी कम, काफ़ी बाहर चले गए हैं, 1/3 से ज़्यादा। बाकी जो हैं इंटरनली डिस्प्लेस हो गए हैं और काफ़ी की डेथ हो रखी है। तो ये जो है इस वजह से वहाँ पर जो माहौल अभी यूक्रेन में भी एंटी नेतन्याहू जा रहा है, मदद मिल नहीं रही है। जितना यूरोपियन यूनियन ने बोला था उतनी मदद उनके पास पहुँच नहीं रही है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, क्योंकि उनके यहाँ भी इंटरनली ऑडिट करने की बात हो रही है कि हासिल क्या हो रहा है इतना करने के बाद। उनकी इंडस्ट्री काफ़ी प्रेशर में है, यूरोपियन यूनियन और यूएसए की, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स और बाकी चीज़ें आ रहे थे रेयर अर्थ रूस से, वो नहीं मिल रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ रूस जो भी सैंक्शन है उसके बावजूद अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, और वो अभी जो है अरब देशों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। तो अमेरिका की साख उधर कम होने लगेगी अगर ऐसा होगा। तो एक कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रेशर काफ़ी पड़ रहा है, और यूक्रेन जो चाहता है इतना आगे नहीं बढ़ रहा है। और ये भी खबर आ रही है कि कुछ जगहों पर खार्किव, डोनेस्क, ज़ापोरिज़िया के इलाके में कुछ रूसी सेना आगे बढ़ चुकी है या बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, लेकिन चूंकि तीसरी जगह से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि लड़ाई तो वहाँ चल रही है, और रूस तभी आगे बढ़ रहा होगा या वहाँ गया होगा जब उसको लगता होगा कि वो वहाँ कुछ कर सकता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर, ये जो है काफ़ी जो रोक रही हैं एक्चुअली यूक्रेन को आगे बढ़ने में या कुछ भी एक्शन करने में। दूसरी चीज़ अगर आप देखिए पुतिन का मार्च में इलेक्शन है, उन्होंने कुछ दिखाना है। अब वो जो है अपने जो सोल्जर्स जो शहीद हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, मारे गए हैं, उनकी फैमिली से बात कर रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनकी मोराल बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि 3 लाख उन्होंने, पिछले महीने आया था कि 3 लाख और सोल्जर्स उन्होंने आ गए हैं, और सोल्जर्स की उनको ज़रूरत नहीं है, जिसको उन्होंने एनलिस्ट कर लिया, रिक्रूट कर लिया है। जो मिलिशिया हैं जो अलग अलग काम कर रहे थे, जिनको इन्होंने अलग अलग ग्रुप्स को ले रखा था, उनको वो इकट्ठा कर रहे हैं अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कि वो इकट्ठे होकर काम करें। तो अपनी फोर्सेज जो बढ़ा रहे हैं, बेलारूस में ऑलरेडी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है, ऑलरेडी उसका एक थ्रेट उन्होंने पोलैंड और बाकी देशों को दे रखा है। तो इस तरह से रूस अपनी पोजीशन एक तरह से कंसोलिडेट करता जा रहा है। तो ये अभी लग नहीं रहा है कि ये चीज़ बढ़ेगी, क्योंकि इस वजह से क्योंकि यूक्रेन तो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ना एक्शन कर पा रहा है। रूस जो है वो रुक के अपनी आक्रमण करता जा रहा है, आक्रामकता दिखा रहा है कि वो जो है रुकेगा नहीं। हालांकि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी अभी भी चल रही है, वहाँ बातचीत चल रही है। मुख्य मुद्दा यही है कि रुके कौन और झुके कौन। अगर यूक्रेन कहता है कि राजी है
तो यूक्रेन की क्रेडिबिलिटी अपने यहाँ नहीं रहेगी और यूरोपियन यूनियन, अमेरिका भी, उनकी भी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी कि आपने इतने बिलियंस खर्च किए, उसका मिला क्या। वही हालत रूस के साथ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मार्च के बाद, इलेक्शन के बाद शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़े अपने पुतिन के एटीट्यूड में, लेकिन अब उसमें समय है। और अभी तक जहाँ तक रूस यूक्रेन का सवाल है, यूक्रेन में काफ़ी तबाही हो रखी है हर तरफ से, और लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी वहाँ पर कुछ मदद आ रही है। और ये भी होता है एक्चुअली, जितनी मदद आती है उतनी तबाही और बढ़ती है, क्योंकि उतना नुकसान उनका और होता है। तो ये चीज़ देख करके सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कितनी जल्दी बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है आगे बढ़ती है। सर, उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता और किम जोंग उनकी बहन की ओर से रक्षा मामलों पर बयानबाजी को कैसे देखते हैं? अनिल जी, देखिए, नॉर्थ कोरिया जो है रुक रुक करके अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और इनके जो एलाइज हैं, यूरोपियन यूनियन, इनका जो है टेंशन बढ़ाता रहता है। अभी नया साल के उपलक्ष्य में या उसके बाद किम जोंग, उन्होंने ऑर्डर किया था अपने कंट्रीज़ के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको तैयार रहने के लिए, किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, कि उनका ये कहना था कि जितनी हमारी इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, रक्षा से संबंधित जो भी हमारी इंडस्ट्री है उनकी, उसको जो है तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए प्रोडक्शन में, जैसे कि जो अमेरिका का जो एटीट्यूड है, अमेरिका जिस तरह की सोच रख रहा है उनके खिलाफ, उसको काउंटर करने के लिए इनको बहुत ज़रूरी है हर तरफ से। उन्होंने बोला है सारी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, आर्टिलरी, एम्यूनिशन, जितनी भी चीज़ें उनको आगे बढ़ने के लिए। अभी उसने जो है अपना रूस और चाइना के साथ ऑलरेडी अच्छे संबंध हैं। रूस के साथ तो हमने देखा 2 महीने पहले नवंबर में ही विजिट करके खुद ही किम जोंग उधर से आया है अपना रूस के साथ। रूस के रक्षा मंत्री वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ जा कर के आपस में कई एग्रीमेंट्स किए हैं उन्होंने। ये अब साफ हो चुका है कि स्मॉल आर्म्स या आर्टिलरी शेल्स और ऐसी चीज़ें जो एम्यूनिशन है वो नॉर्थ कोरिया से रूस में जा रहा है। इसको जो नॉर्थ कोरिया को चाहिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाहिए थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो वहाँ जा कर के विज़िट किया उनके सेंटर में वहाँ। और जो न्यूज़ आ रही थी उसमें कि यही थी कि उसमें आपस में इनका एग्रीमेंट हो रखा है। उसको इन्होंने फॉर्मल तो नहीं किया है, आगे तो सबको नहीं बताया है, लेकिन ज़रूर होगा। इसके अलावा किम जोंग ने जो है मिसाइल टेस्ट भी किए हैं जापान सी की तरफ। वहाँ भी आर्टिलरी शेलिंग अभी की एक आइलैंड पर जो बिल्कुल साउथ कोरिया के साथ है, वहाँ पर 200 तकरीबन गोले दागे गए हैं। स्पाई सैटेलाइट्स 3 बार ट्रायल किया, तीसरी बार में जाके उसने सक्सेस पे आया लॉन्च करने में मिलिट्री सैटेलाइट्स। तो इन मामलों में वो अपना आगे बढ़ चुका है। और जो अभी ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, जो अभी 5 तारीख को जो प्लेनेटरी या कहिए प्लेनरी सेशन था नॉर्थ कोरिया वर्कर्स पार्टी की, उसमें, और उन्होंने जो है क्लियर बताया वहाँ पर कि अगर हमें रहना है तो हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और इसी में जो आप देखिए, इससे पहले अगर हम 2019 में जाएं तो काफ़ी कुछ चल रहा था, काफ़ी कम था इनका आपस में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का, लेकिन बाद में और बढ़ गया। आज की हालत में सैंक्शंस की वजह से इसकी हालत ज़रूर ख़राब है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अपना नहीं है, बाहर पर डिपेंडेंट था रॉ मटेरियल्स के लिए, लेकिन वो फूड शॉर्टेज अभी भी है, लोगों का जीवन यापन वहाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन उसकी आर्मी है, कहा जा रहा है कि चौथी या पाँचवीं सबसे लार्जेस्ट आर्मी है, 13 लाख स्ट्रेंथ है आर्मी की उसकी। और
ये जो डेटा है 13 लाख का, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का डेटा है। उन्होंने बोला है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि 13 लाख तो उसने हैं फौज में, 6 लाख तो उसके रिजर्व हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी आर्मी है उसकी। और ये जो 2000 में इनफैक्ट रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में था 2020 के कि तकरीबन उसके पास 6000 पीसेज हैं आर्टिलरी के। तकरीबन देखा जाए तो 400 रेजिमेंट, जो कि थोड़ा करीब 300 से ऊपर की रेजिमेंट्स कही जाएं। बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है भारत के उसमें, जैसे हम कहते हैं कि हमारी 18 गन की रेजिमेंट होती है, बट उनकी रिपोर्ट है, कितनी सही है कितनी गलत। रैंड कॉरपोरेशन तो नॉर्मली उनकी सही होती है। और न्यूक्लियर टॉक्स देखिए अमेरिका और इसके बीच ऑलरेडी 2019 में आगे नहीं बढ़ पाए, 2 बार मीटिंग के बाद, और हमेशा रुक रुक के साउथ कोरिया और जापान को ज़रूर थ्रेट देता रहता है। और अमेरिका की जो है मिलिट्री थ्रेट की बात हमेशा करता रहता है, ख़ास करके जब भी साउथ कोरिया और अमेरिका देखिए यूएस से ऑलरेडी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, एयर, नेवल और सी तीनों, एयर सी और लैंड तीनों एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। और अभी भी एक दूसरे से ये जो एक और बड़ी जो चीज़ हम लोगों को जानना चाहिए कि 1953 में जो लड़ाई हुई थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, ये लड़ाई अभी भी ऑफिशियली वर्ल्ड लेवल में, यूएनओ के लेवल में ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने आर्मिस्टिस पर साइन किया था। इन्होंने कोई पीस ट्रीटी नहीं साइन की थी आपस में, क्योंकि लड़ाई तभी ख़त्म होती है जब पीस ट्रीटी साइन होती है। ये इनके बीच में नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई भी एक्शन इस तरह का ले सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। और जहाँ तक इनकी किम जोंग की बहन का सवाल है, उसने जो है बेसिकली साउथ कोरिया को ब्लेम किया है, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ब्लेम किया है, और उनको बोला है कि ये जो है इनकॉम्पिटेंट हैं, ये जो है ये अमेरिका के स्टूज हैं और अमेरिका को साथ लेके चल रहे हैं। इन्होंने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच दूरी बहुत बढ़ा दी है। उसने बल्कि जिनके जो प्रेडिसेसर थे मून, उनकी जो है प्रशंसा की है कि वो जो है एक पीस लविंग थे और उनसे बातचीत हो सकती थी। और ये हुआ भी था। आप अगर याद करें तो 2018 में 17-18 में इनकी मीटिंग भी हुई थी, किम जोंग की और उनकी मून की। तो उसका ये कहना था कि वो तो पीस की बात करते थे, साथ रहने की बात करते थे, और प्रेसिडेंट जो हैं ये अमेरिका के स्टूज हैं, ये उनकी बात करते हैं और ये बढ़ा रहे हैं। और ये जो एक इनको उसने बोला है कि एक पैट्रियट हैं जो अमेरिका ने फोर्स किया हुआ है साउथ कोरिया के ऊपर। तो ये जो है एक मैं ये कहूँगा कि चूँकि देखिए अगले साल इसी महीने इलेक्शन, इसी महीने नहीं, अगले आई थिंक मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं साउथ कोरिया में, और हो सकता है एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स से भी बना रहे नॉर्थ कोरिया की तरफ से है कि ये दिखाया जाए साउथ कोरिया के लोगों को कि अगर वो पिछले जो राष्ट्रपति थे उनको अगर इलेक्ट करते हैं तो पहले जैसा माहौल हो जाएगा आपस में, और ये चीज़ जो अभी बढ़ रही है इतनी, वो नहीं बढ़ेगी जो दोनों देशों के बीच में है, और इनके ऊपर इंटरनल पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी हो रही हो। क्योंकि देखिए पिछले प्रेसिडेंट का ही था कि 2019 में उन्होंने ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात कराई, एक बार नहीं 2 बार। हालांकि बात आगे नहीं बढ़ी, बट वेरी फैक्ट कि ये पॉसिबल हुआ जो कोई सोचता नहीं था, वो उन्होंने कराई थी। तो अभी जो है ये जो स्टेटमेंट आया है, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादातर इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर है, और ज़रूर नॉर्थ कोरिया भी चाहता है एक तो अमेरिका का थ्रेट दिखा करके अपने लोगों को नीचे रखना और अपनी क्षमता बढ़ाना, अपने एलाइज को बताना कि इसकी मदद करें। उन लोगों को दिखा भी रहा है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना चुका है, अमेरिका को टारगेट कर सकता है, जापान और बाकी तो उसके टारगेट में हैं ही। एम्यूनिशंस आर्टिलरी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, स्पाई सेटेलाइट लॉन्च कर रखी है जो कमांड कंट्रोल से लेके हर एक चीज़ कर सकता है, एक्यूरेट लॉन्चिंग अपनी मिसाइल्स की कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं
जो उसने दिखाया है, साथ में इस बयानबाजी के साथ दोनों ये भी दिखा रहे हैं कि ये साउथ कोरिया में जो है प्रेजेंट रिजीम बदले, और जो थ्रेट नॉर्थ कोरिया के लिए है अमेरिका और एलाइज से और साउथ कोरिया से मिलकर के, वो जो है कम हो। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने इजराइल हमास संघर्ष पर विस्तृत जानकारी दी। अभी ताज़ा हालात वहाँ पर क्या हैं, क्या संघर्ष विराम के आसार नज़र आ रहे हैं, लेबनान तक क्यों ये लड़ाई जाती दिख रही है, और मालदीव और भारत के बीच में जो इस समय विवाद हुआ है, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। भारतीय नौसेना ने अभी जो शौर्य दिखाया, हमारे जो मार्कोस कमांडोज हैं उनकी दुनिया भर में चर्चा है, उस पर आपने जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्षों को अब तक क्या नुकसान हुआ है और आगे क्या राह दिख रही है, उस पर आपने हमेशा की तरह विस्तार से जानकारी दी। उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता पर आपने अपने विचार रखे। आज के कार्यक्रम को ज्ञानवर्धक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित ही हमारे पाठकों दर्शकों के मन में जो तमाम तरह के प्रश्न आते हैं उनका समाधान आज उनको मिला होगा। सर, आप इस चर्चा से जुड़ा आपका बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।